नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक महत्वपूर्ण समस्या इसलिए कि जब भी कोई व्यक्ति इसमें बुक हो जाता है तो इतना आसान नहीं होता है बेल को ऑब्टेन करना। साथियों, समय समय पर वेरियस प्रिंसिपल जो है इवॉल्व हुए रिगार्डिंग द बेल, बट उन्हें ना तो हम समझ पाते हैं ना ही ढंग से हम प्लीड कर पाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि ईडी जैसे ऑफेंसेस में लंबे टाइम तक अक्यूज को जेल में रहना होता है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन। आज इस देश में भले सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ईडी है, बट ये अपना अपना काम तो कर रहे हैं। इनका बेसिकली पर्पस क्या है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना। पर कई बार ऐसा भी होता है कि मिसकैलकुलेशन हो जाने से या कई बार गलतफहमी हो जाने से ये लोग इनोसेंट को भी किसी केस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। इनका मानना है कि अगर आपके विरुद्ध कनेक्टिंग एविडेंस है और आपके पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन यू आर द कल्प्रिट। तो ये प्रिजम्पशन थ्योरी पे जो है वर्कआउट यहाँ पर करते हैं। अगर प्रिजम्पशन करना ही है तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का करें, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। पर ये कहता है कि कानून ही हमारे साथ है। कानून ये कहता है कि अक्यूज्ड अगर एक बार पीएमएल एक्ट में रॉबिन हो गया तो उसे किसी भी सूरत में बेल नहीं मिलेगी, और सेक्शन 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ऐसा करने से कोर्ट को रोकता है। वो ये कहता है कि अगर ऐसी एविडेंस फाइल पर है जिससे ये स्पष्ट है कि अक्यूज का इन्वॉल्वमेंट है और अक्यूज ने क्राइम किया है, नंबर 1। दूसरी बात है कि अगर उसे बेल पर रिहा किया गया तो वो ऑफेंस को रिपीट करेगा। इस संभावना को देखते हुए बेल नहीं दी जानी चाहिए। बट अगर ये ट्विन टेस्ट जो है अक्यूज पास कर लेता है तो उस स्नैरियो में वो बेल का जो है हकदार हो जाता है। तो पूरा का पूरा एम्फेसाइज जो है वो सेक्शन 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर है और सीआरपीसी में जो बेल के प्रोविज़न दिए गए हैं उस पर है। साथियों, जो कुछ बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। अगर कोई दिक्कत है तो आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, उसकी लाइट में आर्ग्यू करो, तो निश्चित तौर पर अपने को सफलता मिलेगी। अपने को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, ये जो जजमेंट है ये पारित हुआ है इन द मैटर ऑफ राजेश चौधरी बनाम ईडी। जो अक्यूज्ड है इसने एक बेल मूव करी सेक्शन 439 सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। और आप एक दिमाग में रख लो, चाहे आपका जीएसटी हो, चाहे आपका ईडी हो, चाहे सीबीआई को ऑफेंस हो या कोई स्पेशल ऑफेंस हो, सारे ही मैटर्स में बेल जब मूव करेंगे तो सेक्शन 439 सीआरपीसी के प्रोविजंस पे जो है रिलाई किया जाएगा। क्लियर है बात आपको? ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों, इस मामले में क्या प्रोटोकॉल था कि अक्यूज जो है वो अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद उसने बेल की अर्जी दाखिल करी है। उसे अरेस्ट किया गया था इन कनेक्शन विद द ईडी क्राइम, जिसका नंबर था ECIR RPZO 09/2022। और सेक्शन 3/4 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो है गंभीर आरोप इस पर लगाए गए थे। ब्रीफ फैक्ट्स क्या हैं कि ऑफेंस इनके विरुद्ध जो रजिस्टर्ड इनिशियली हुआ था वो था सेक्शन 186, 204, 353, 120B IPC, और बाद में 384 जो है पुलिस ने जोड़ दिया। अब आपको एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि 384 IPC जो है शेड्यूल 1 ऑफेंस है, और जो शेड्यूल ऑफेंस है वो कवर है PMLA की शेड्यूल में, और जिस कारण से PMLA के प्रोविजंस जो है यहाँ पर एप्लीकेबल हो गए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट कि अक्यूज पर्सन जो सूर्यकांत तिवारी है और उसके जो एसोसिएट है वो एंगेज थे इन इनलीगल कलेक्शन ऑफ लेवी ऑन कॉल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द स्टेट बाय इलीगल मीन्स, और इन्होंने कन्वर्ट किया ब्लैक मनी को वाइट मनी में, जो करीबन था 500 करोड़ के आसपास। और एलिगेशन क्या थे अगेंस्ट अ पर्सन एप्लीकांट कि ये प्रो क्रेम जो है लाइजनर है, ये टच में था सुनील अग्रवाल के, जो कि इस केस में अक्यूज है, और इसने इसकी फैमिली से एक प्रॉमिस करा कि आपके बच्चे को जो है मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, मुझे इस काम के जो है रुपए आपको देने होंगे। जिस कारण इन्होंने सबसे पहले उसको बुलवाया रायपुर, उसके रुकने की व्यवस्था कराई, और 13 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य रुका, और इसको 20 लाख रुपए जो है टेंटेटिव दिए गए। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर कि एप्लीकांट जो है ही डिमांडेड मोर एंड मोर मनी, बट उनकी फैमिली ने जो है कोई अमाउंट दिया नहीं, क्योंकि ये जेल से जो है रिहा नहीं हुआ था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये भी अरेस्ट हो गया। इसने रिवील किया कि उसने मनी तो रिसीव किया बट इसका कोई पर्पस जो है इलीगल नहीं था, और ऐसा आरोप एप्लीकांट पर था कि इसने फेक ID कार्ड बनाए और ईडी का एम्प्लॉय स्वयं को बताया, और KYC इस स्नैरियो में उस कैपेसिटी में जो है वेरीफाई भी कराए। ये एक गंभीर आरोप किसी व्यक्ति पर है। साथियों, उनका कहना यह कि अक्यूज जो है वो इनोसेंट है, ही इज़ फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन द केस। उनका कहना है कि इस केस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस रिकॉर्ड पे है ही नहीं जिसके आधार पर अक्यूज़ को जो है कनेक्ट किया जा सके, और कोई मनी जो है उससे रिकवर नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे कोई भी ID कार्ड जो है सीज नहीं हुआ है, कोई भी ऑफेंस जो है उसने कमिट ही नहीं करा है। और जहाँ तक बात है इम्प्लीकेशन की, तो केवल संभावनाओं के आधार पर जो है उसे इम्प्लीकेट किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बेसिस ऑफ
इनकॉर्पोरेशन या बेसिस ऑफ एरिंग है वो है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 50 ऑफ द PML एक्ट, जिसके बेसिस पर इसको फॉल्स केस में जो है रॉबिंग किया गया है। सही बात तो ईडी समझ नहीं पाई। सही बात क्या थी कि जो ये मनी ट्रांसफ़र हुआ है बाय द मेंबर ऑफ सुनील अग्रवाल, ये कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, इट इज़ अ जेन्युइन मनी। क्योंकि जब ये कंसर्ट व्यक्ति जो है जेल में था तो इस व्यक्ति ने ये सुझाव दिया कि हमें एक अच्छा वकील इस केस पर करना पड़ेगा, जिसमें करीबन 1 से लेकर 1.5 करोड़ खर्चा आएगा। और वो वकील अच्छा होने से जो दाव पे जब अच्छे रख पाएगा और कम से कम चांसेस रहेंगे बेल होने के, और जिस कारण 20 लाख रुपए जो है एज ए एडवांस फीस के रूप में जो है लिए गए थे। उनका ये भी कहना है कि जो अक्यूज है वो 6 महीने से कस्टडी में है, उससे कोई कस्टडी इंट्रोगेशन बकाया नहीं है और ही डिजर्व्स टू बी इनलार्ज ऑन बेल। और स्टेट ने जो है इसका अपोज किया। स्टेट कहती है कि जब इस मामले में हमने ड्यूली इंट्रोगेशन करा रवि सिंघल को, जो कि रिलेटिव है ऑफ द कंसर्न पर्सन सुनील अग्रवाल, तो उसने बताया कि जो हमारे एक फ्रेंड है ललित कुमार अग्रवाल, उसने इसका नाम जो है डिस्क्लोज़ किया था। इसने वकील का नाम बताने के लिए और वकील को एंगेज करने के लिए ये पैसे जो है मांगे थे, जो कि हमने इसको 20 लाख रुपए एज एडवांस दिए थे और उसे अश्योर किया था कि वकील बुक कर दूंगा और आपको बेल जो है दिलवा दूंगा, और इसके अश्योरेंस में जो है पैसा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रवि सिंघल ने जो है मनी को अरेंज किया थ्रू सन ऑफ सुनील अग्रवाल, नेमली साहिल अग्रवाल एंड वन एम्प्लॉय मिस्टर विजय, जो कि वर्क कर रहे थे इन द ऑफिस ऑफ सुनील अग्रवाल। इन्होंने 20 लाख रुपए जो है एप्लीकेंट को दिए। उसका फर्दर ये कहना था कि जो ये मनी था इनिशियली रिसीव्ड बाय यंगर ब्रदर नेमली अरुण अग्रवाल, और अरुण अग्रवाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि राजेश चौधरी ने किसी व्यक्ति को भेजा था और उसको जो है पैसे दिए गए। आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम राजेश चौधरी, ये मनी जो है दिया गया विपिन बंसल को 15 से 16 अक्टूबर के बीच में। फर्दर इज रेस्पेक्ट सम व्हाट्सएप मैसेज हैज़ बीन मेड, और उसकी कॉपी जो है इससे पेश कर दी। इनका ये कहना है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी बिजनेस के अलावा ये जो कंसर्न अक्यूज है ये इट इज़ इन्वॉल्व इन द लाइजिंग प्रोसीजर, कि ये जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे टच में है तो ट्रांसफ़र, कोई जॉब प्रोवाइड करना, ऐसे काम जो है ये करता है। और रेस्पोंडेंट का ये भी कहना है कि एप्लीकेंट जो है वेल कन्वर्सेंट है विद द एलिस ट्रांजेक्शंस, और उसको ये मालूम है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जिस कारण उसे किसी भी रूप में बेल का लाभ नहीं दे सकते। जो ट्विंस कंडीशन है धारा 45 की, वो किसी भी रूप में ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है कंसर्न अक्यूज। तो यहाँ पर कोर्ट की क्वेरी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट एप्लीकेंट के ऊपर आरोप है कि उसे फेक ID बनाए और अपने आप को ED का एम्प्लॉय बताया, और उसके आधार पर अपने KYC डिटेल को वेरीफाई कराया कोटा ब्रांच महिंद्रा बैंक की। उस पर कहना था कि जब ये रायपुर था तो कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स थे, उनका वेरिफिकेशन था, तो उसने कह दिया कि भाई मेरे किसी काम से जो है रायपुर आया हूँ, मेरा कुछ काम है ED का, बट ही मिस्टेकली मेंशन हिमसेल्फ एज ED एम्प्लॉय। तो ये बोनाफाइड मिस्टेक है, पर इससे कोई अनड्यू बेनिफिट हमारे को नहीं हुआ है। ये एक तर्क इंपॉर्टेंट था। साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को देखा, सरकमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट ने कहा कि जब सुनील अग्रवाल अरेस्ट हुआ तो उसकी फैमिली जो है वो वरीड हो गई, उन्हें एक अच्छा लॉयर एंगेज करना था, जिस कारण वो संपर्क में रवि सिंघल ने नाम बताया ललित कुमार अग्रवाल का। उसने फिर एंगेज कराया एप्लीकेंट को, जो कि एक लाइजनर था कि मैं एक अच्छा वकील जो है बुक करा दूंगा। ये बात ठीक है कि दिल्ली में जो गुड लॉयर्स हैं उनकी फ़ीस जो है करीबन 1 करोड़ के आसपास है। फॉर दैट पर्पज़ 20 लाख रुपए जो है ये अमाउंट दिया गया था, तो किसी भी रूप में ये नहीं कह सकता कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है। तो साथियों, कुल मिला के जो स्टेटमेंट है रवि सिंघल के, राजेश चौधरी के, विपिन बंसल के, अरुण सिंघल के, ये प्रकट करते हैं कि अक्यूज जो है कनेक्टेड नहीं है, और जिस कारण कोर्ट ने फिट केस माना बेल का और बेल एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर अलाउ कर दिया। साथियों, अंतोगत्वा इस व्यक्ति को जो है बेल मिल गई। तो कहने की बात यह है कि आप जब भी आर्ग्यू कर रहे हैं PMLA केसेस में, तो जो उसका कोर है, जो कहते हैं नाभि है, वो है प्रोसीड ऑफ द क्राइम। अगर एलिस ट्रांजेक्शन प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है तो आप पर ED एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये मोटी मोटी बात आप समझ लो। दूसरी बात, सेक्शन 45 PMLA की ट्विन कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई करना कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है और एलिगेशन जो है वो हाइपोथेटिकल है, और दूसरी बात कोई संभावना नहीं ऑफेंस रिपीट करने की। अगर ट्विन कंडीशंस में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यू कुड ईजिली गेट अ बेल इन द PMLA केसेस। थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने को वर्कआउट करना है, पॉइंट बनाने हैं, उसके बाद अपने को सिंपल आर्ग्यू करने हैं, और कोई अपने को ज़्यादा माथापच्चियाँ नहीं करनी है। जितना सिंपल आर्ग्यू करोगे और ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि ईजिली पल्ले पड़ सके, तो संभावना वहाँ बेल मिलने की बढ़ जाती है। तो साथियों, स्टूडेंट ऑफेंस में डिपेंड है PMLA का ऑफेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, धारा 45, धारा 50, इनसे वास्ता पड़ता रहेगा। तो कुल मिला के इसकी लाइट में जो है बेल की अर्जी को ड्राफ्ट कीजिए, सिस्टमेटिकली आर्ग्यू कीजिए, निश्चित तौर पर हम सफल होने की स्थिति में रहेंगे। साथियों, ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।